नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 29 अप्रैल, बट 27 अप्रैल क्योंकि छूट गया था, तो यस वी विल कवर 27 अप्रैल एज वेल। एंड जो क्या असम ट्रिब्यून में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, उन सब आर्टिकल्स को आज के सेशन में कवर अप होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरुआत करते हैं आज का आर्टिकल डिस्कशन। तो सबसे पहले आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे असम ट्रिब्यून से। यस, अगर असम ट्रिब्यून का एडिटोरियल पेज देख लीजिएगा, वहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है जहाँ पे उन्नति स्कीम, दैट इज़ द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 के बारे में बात किया गया। और बोला जा रहा है अनडाउटेडली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लाया गया है, इससे अनडाउटेडली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और साथ ही साथ जॉब क्रिएशंस होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, जो इस रीजन का जो मेजर इशू है ना, वो क्या है? सबसे मेजर इशू है अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज। यस, एक सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो क्या इस रीजन में, और बीइंग रिच इन ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो विच आर वेरी वेरी एजुकेटेड, राइट, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। वाई? सो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये स्कीम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर देख लीजिएगा, यस, यूनियन गवर्नमेंट ले लीजिए सेंटर में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट देख लीजिए, राइट, दोनों एक्टिवली पुश कर रही है दैट कैसे गवर्नमेंट जॉब्स को इन रीजन्स में क्रिएट किया जा सके, राइट, जिससे आपको बीच में देखते भी होंगे असम गवर्नमेंट ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लाती है जहाँ पे लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग द employment in various sectors, right? So how the government is helping their youths, right, by giving them job from different aspects, right? कुछ limitations ज़रूर है of the government employment, जैसे financial burden। yes, approach जो है of creating government job, right, वो कहीं ना कहीं कुछ financial challenges पोज करते हैं। जैसे अगर सोचो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब अगर दे दिया हद से ज़्यादा, राइट, तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली अगर जॉब देने से तो नहीं होगा ना, लोगों को सैलरी भी तो देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? स्टेट जो एक्सचेकर है उस पर प्रेशर पड़ेगा। कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, दैट अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे जॉब्स अगर दिया जा रहा है, राइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, राइट, बट बोला जा रहा है दैट अगर आप हर साल जॉब दे रहे हो तो वो सस्टेनेबल तो नहीं हुआ ना। आप जो हर साल जॉब दोगे तो कहाँ पे घुसाओगे, कहाँ पे लोगों को? और क्या आप अश्योर कर पा रहे हो दैट ये तो गवर्नमेंट ने तो दे दिया, नेक्स्ट गवर्नमेंट भी दे पाएगी उसी रेट से? समझ लो बात। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट एट लॉन्ग टर्म अगर देख लीजिएगा, सक्सेसिव गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा टू कंटिन्यू दिस, राइट। तो इसीलिए तो लाया गया है उन्नति, दैट इज उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम ऑफ 2024। तो इसीलिए इसका एम था दैट इस रीजन में, दैट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इंडस्ट्री डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, जिससे जॉब क्रिएशन भी हो सके ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन में। बट इसके भी इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस है, दैट इज बोला जा रहा है दैट ये स्कीम जो है ना, वो इंक्लूड करता है पॉजिटिव लिस्ट, जो क्या फोकस करता है ऑन इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज जैसे रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशंस। बट वहीं पर जो इन्वायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज है जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, इसको लेकिन इस स्कीम के अंडर प्रमोट नहीं किया जा रहा है, राइट। बट क्या क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सपोर्ट्स दिए जा रहे हैं उन्नति 2024 के अंडर? देखो, एक्सपेक्टेड जो इम्पैक्ट ये किया जा रहा है, तो ये स्कीम का एंटिसिपेशन है दैट अराउंड 83,000 लोग जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। डायरेक्ट, देखो दो चीज़ होता है, एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। से फॉर एग्जांपल एक ऑफिस खुला और ऑफिस में लोगों को जॉब मिला, वो हुआ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। बट ऑफिस खुला, ऑफिस के सामने एक चाय वाला भी अपना चाय की टपरी लेकर बैठेगा, राइट, और यहाँ के ऑफिस के लोग जो यहाँ से चाय पियेंगे, तो इसको भी तो जॉब मिला ना, बट ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और इस उन्नति स्कीम का बोला जा रहा है अराउंड 83,000 पीपल लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे क्या होता है? उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स, राइट। इस स्कीम का आउटले अराउंड 10,000 करोड़ का, उससे भी ज़्यादा का है। और कमर्शियल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ यूनिट मस्ट कमेंस प्रोडक्शन विद इन 4 ईयर फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। मतलब जितने भी सारे यूनिट्स हैं उनको प्रोडक्शन जैसे रजिस्ट्रेशन के 4 साल के भीतर में ही करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ अगेन मतलब सपोर्ट तो दिया जाएगा, बट हाँ, इन सब कंडीशंस को आपको ज़रूर से मानना पड़ेगा। और उन्नति स्कीम में जो है ना, वेरियस जोन्स को कैटेगराइज किया जा रहा है, जिससे स्पेसिफिक इंसेंटिवाइजेशन हर एक जोन को मिलेगा, जिसमें 2 जोन्स है, एक है जोन ए, एक है जोन बी।
जोन ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के वो रीजन्स है जो क्या इन रिस्पेक्टिवली इंडस्ट्रियली काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, बट वहीं पर जोन बी वैसे रीजन्स है जो क्या इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिवाइजेशन कैसे दिया जाएगा? देखो इसमें अगेन जोन ए जोन बी दोनों को मिलेगा, बट जोन ए जो यूनिट्स है ना, मतलब वैसे यूनिट्स जो कि इंडस्ट्री एडवांस्ड है उनको 30% इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा, बट वहीं पर जोन बी वाले को 50% इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा, राइट। और ये अप्लाई होता है टू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग फॉर सर्विस सेक्टर। मतलब अगर आप प्लांट्स और मशीनरी में ये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, या फिर कोई भी सर्विस सेक्टर अगर बन रहा है उसके लिए अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो भी कैपिटल का ही पार्ट है, राइट। वैसे ही नेक्स्ट आता है कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन इंसेंटिव, राइट। इसमें क्या है? देखो इसमें जो है इंटरेस्ट रिलीफ दिया जाता है ऑन लोन्स अप टू ₹250 करोड़। और वो कैसे? इसमें भी जोन ए का बेनिफिट अलग होगा, जोन बी का बेनिफिट अलग होगा। जैसे जोन ए को भी इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, बट वो सिर्फ 3% का दिया जाएगा एज कम्पेयर टू जोन बी वाले रीजन्स जिसमें 5% के इंटरेस्ट सबवेंशंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि 7 साल के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव। ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लिंक इंसेंटिव है ये सिर्फ और सिर्फ नए यूनिट्स को ही दिए जाएंगे, और वो भी क्या 75% इंसेंटिव जोन ए के लिए और 100% तक जोन बी के लिए, राइट। और इसको लिंक किया जाएगा जीएसटी पेमेंट्स के साथ ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 10 years और अंटिल द स्कीम एंड्स। कंक्लूजन क्या हम लोग बोल सकते हैं? यस वी कैन कंक्लूड दैट यस अनडाउटेडली इट इज़ दिस स्कीम जो है उन्नति 2024 ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द अनएम्प्लॉयमेंट इशू इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इसके लिए हम लोग ब्लेंड क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट फ्यूचर आउटलुक अगर देख लीजिएगा वो क्या है? अनडाउटेडली अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से हो तो इनडायरेक्टली हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी फोकस कर रहे हैं, और बोला जा रहा है उन्नति कुड पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, पूरा इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ नॉर्थ ईस्ट को पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म कर सकता है और प्रोमोट कर सकता है अ बैलेंस्ड एंड अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर इन दिस रीजन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। बट असम ट्रिब्यून का नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे मियावाकी प्लांटेशन के रिलेटेड। मियावाकी प्लांटेशन बोला जा रहा है दिग्बोई रिफाइनरी के जो रीजन है वहाँ पे ग्रीन कवर को बढ़ाने की बात की जा रही है, और उसके लिए मियावाकी प्लांटेशन मेथड को यहाँ पे आर्टिकल में दिया हुआ था असम ट्रिब्यून के। तो सवाल होता है मियावाकी मेथड, ये एक प्लांटेशन मेथड है जिसको 70s में ही पायोनियर किया गया था तब के जापानीज बॉटनिस्ट एंड एक्सपर्ट जिनका नाम है अकीरा मियावाकी, राइट। नाउ ये जो टेक्निक है प्लांटेशन इसमें हम लोग नेटिव ट्री अगर सोचो अगर गुवाहाटी में ही अगर ये कर रहे हैं ना मियावाकी प्लांटेशन मेथड, तो इसको गुवाहाटी के जो नेटिव ट्रीज़ है वही उगाए जाएंगे, श्रब्स उगाए जाएंगे और ग्राउंड कवर को में प्लांटेशन किया जाएगा हर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर, राइट। एंड दिस मेथड इज़ आइडियल, बोला जा रहा है ये मेथड बहुत ही आइडियल है स्मॉल पार्सल्स ऑफ लैंड्स के लिए, और कहीं ना कहीं ये क्रिएट करता है डेंस कैनोपी लेयर ऑफ टॉल ट्रीज़। जो लंबे लंबे ट्रीज़ है ना उनका डेंस कैनोपी लेयर ये फॉर्म करता है। तो ये जो स्पीशीज़ है जो भी चूज़ किया जाता है फॉर मियावाकी प्लांटेशन वो टिपिकली होते हैं ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ मेंटेनेंस। मतलब वैसे प्लांट्स जो क्या ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड होता है, हाँ उनके लिए मियावाकी प्लांटेशन मेथड इज़ वेरी बेस्ट। वैसे प्लांट्स जो क्या इजीली हार्श वेदर में सर्वाइव कर सकता है उनके लिए इट इज़ गुड, एंड वैसे प्लांट्स जो क्या वाटर स्कार्स कंडीशन में भी ग्रो हो सकते हैं, यस उनके लिए भी इट इज़ वेरी मच गुड, राइट। नेक्स्ट अगेन असम ट्रिब्यून का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगरवुड, माफ़ कीजिएगा मियावाकी प्लांटेशन नहीं है, यहाँ पे अगरवुड कल्टीवेशन के रिलेटेड ये आर्टिकल था। एक्चुअली जोरहाट में बोला जा रहा है ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है अगरवुड प्लांटेशन के लिए। अगरवुड एक इतना इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है जिससे कि आप परफ्यूम्स एंड इंसेंस, दैट इज़ वो अगरबत्ती नहीं होता है इंसेंस स्टिक, वो सब भी हम लोग बनाते हैं, राइट। इनफैक्ट अगर इंडिया में देख लोगे अगर ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ हिमालय से लेकर साउथ ईस्ट एशिया को लेकर पापुआ न्यू गिनी तक, यू नो बेसिकली हम ये अगरवुड ट्रीज़ देखने को हमें मिलता है ना। अगरवुड एक इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीशीज़ है और ये वन ऑफ द एवर ग्रोइंग ग्रीन ट्री स्पीशीज़ में वन ऑफ द फास्टेस्ट एवर ग्रोइंग
ट्री स्पीशीज़ है जो क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नेटिव है। इनफैक्ट ये बोला जाता है दैट स्टेट कैपिटल ऑफ त्रिपुरा दैट इज़ अगरतला जो है उसने भी अपना जो नाम है इस अगरवुड से ही डिराइव किया। जब मैं त्रिपुरा के बारे में बात कर रहा हूँ और जब मैं ये बोल रहा हूँ दैट उसका जो नाम है अगरवुड से डिराइव हुआ है ना, अगरतला, तो क्या त्रिपुरा में ये बहुत उगता है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट 2021 में त्रिपुरा की गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद पॉलिसी कॉल्ड त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी, जिसमें वहाँ का पता है एम क्या था? एम यही था दैट वहाँ पर जो अगरवुड प्लांटेशन है उसको बाय द ईयर 2025 डबल किया जा सके। ठीक है, सो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगेन असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है जहाँ पे कोच राजवंशी के कल्चर्स के बारे में, ये बेसिकली सैटरडे का न्यूज़पेपर से मैं उठाया हूँ। राइट नाउ एक्सपर्ट्स वॉइस कर रहे थे कंसर्न्स ओवर द ऑनगोइंग डिस्टॉर्शन ऑफ कोच राजवंशी के कल्चर, और इस आर्टिकल में जो दिया गया है, इस आर्टिकल में कुछ एस्पेक्ट्स ही दिए गए हैं। क्या क्या कल्चर के एस्पेक्ट्स है, जैसे एक मादमकाम प्रेयर रिचुअल है ना, ये कोच राजवंशीज के द्वारा ये रिचुअल किया जाता है जिससे कम्युनिटी की फर्टिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सके और जिससे कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर सके। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट इनके ट्रेडिशनल डांसेस है जैसे आता है बाश नृत्य, जैसे आता है सोनाराय नृत्य। राइट, तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए बाश नृत्य, सोनाराय नृत्य ये असम के किस कम्युनिटी से रिलेट करता है, तो यस द आंसर विल बी कोच राजवंशीज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। राइट नाउ ये काफ़ी ज़्यादा, अब देखो क्यों बोला जा रहा है दैट कोच राजवंशीज के कल्चर्स जो है दे आर डिस्टॉर्टिंग, क्योंकि कल्चर को हमें रेजिलियंस रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही बोला जाएगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चरल रेजिलियंस एंड द नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स। कहीं ना कहीं हमको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट ये जितने भी कल्चर के लोग हैं कोच राजवंशीज, दे शुड कम टुगेदर एंड दे शुड मेक श्योर दैट यस कल्चरली it should be resilient, right? And there is a need for active participation from all the community members. कहीं ना कहीं नीड है दैट हर एक कम्युनिटी मेंबर्स से एक्टिवली इस सेक्शन में पार्टिसिपेशन को हमें इंश्योर करना पड़ेगा, जिससे सब कोई अपने कल्चर को प्रमोट करे और जिससे ये कल्चर जो है धीरे धीरे ख़त्म ना हो सके। ठीक है, जैसे बाश नृत्य अगर हो रहा है तो यस दे शुड प्रमोट इट, सोनाराय नृत्य यस दे शुड प्रमोट इट, दिस रिचुअल यस दे शुड प्रमोट इट। राइट, नेक्स्ट अगेन असम ट्रिब्यून का आर्टिकल है, ये अगेन सैटरडे वाला है, रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशंस। इंडिया कहीं ना कहीं इम्फेसाइज कर रही है दैट जी हाँ हमको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिवाइटलाइज करना पड़ेगा और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली द सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म। क्योंकि अगर करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ देख लीजिएगा उसमें इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, वहीं पर अगर इंडिया का देख लीजिएगा, इंडिया कहीं ना कहीं ये बेसिक जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इतने इंपॉर्टेंट मंच में इंडिया का प्रेजेंस नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठता है। इसीलिए इंडिया का पोजीशन क्या है यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म को लेकर, तो देखो एक इंडिया के मिनिस्टर गए हुए थे, सो दैट इज़ वाई उनका भाषण के आधार पर ही ये आर्टिकल लिखा गया था। इंडियन मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये था दैट यस स्ट्रेस वाज देयर टू ऑन द नीड ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जो है उनका रोल को प्रॉपरली निभाना पड़ेगा। मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वो क्या है, प्राइमरीली ये एक डेलिब्रेटिव और पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है। राइट, और अगर हम इस सेक्टर में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म को लाने की कोशिश हमें करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया एडवोकेट करता है फॉर अर्जेंट रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, राइट, जिससे हम लोग एड्रेस कर सके मॉडर्न चैलेंजेस को इफेक्टिवली। इनफैक्ट व्हाट आर द रोल्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल असेंबली, लेट्स सी इट। देखो ये जो जनरल असेंबली है ना, ये कोर डेलिब्रेटिव बॉडी है, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो सक्सेस है ये कहीं ना कहीं लिंक है टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इफेक्टिवनेस, है ना। और एनुअल जनरल डिबेट का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, जो कि कभी कभी एक फ्रीज सा हो जाता है, कभी कभी फेड सा हो जाता है। इसीलिए इंडिया के द्वारा ये रेज किया गया है दैट जी हाँ एनुअल जो जनरल डिबेट होता है इट शुड नॉट बी डायल्यूटेड विथ अदर हाई लेवल इवेंट्स। क्योंकि क्या होता है ना, जब एनुअल डिबेट होने वाला होता है तब डिफरेंट अदर हाई लेवल इवेंट हो गया, अचानक से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बैठक हो गया, फिलिस्तीनों और इजराइल के रिलेटेड। तो ये जो जनरल डिबेट है ना, एनुअल जनरल डिबेट, वो कहीं ना कहीं फीका सा पड़ जाता है। ठीक है, सो व्हाट आर द प्रपोजल्स फॉर इन्हांसिंग जनरल असेंबली ऑपरेशंस। देखो
बोला जा रहा है कहीं ना कहीं डिबेट का सेंसिटी को हम लोग को रिस्टोर करना पड़ेगा। और वही चीज़ बोला कि ये जो एनुअल यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना, एनुअल जनरल डिबेट, यस एनुअल जनरल डिबेट या फिर एनुअल जनरल डिबेट से एसोसिएटेड जितने सारे इवेंट्स हैं उनको हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज इंटर गवर्नमेंटल नेचर। अनडाउटेडली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये कहा जाता है इसको ग्लोबल पार्लियामेंट। जब ग्लोबल पार्लियामेंट कहा जाता है तो अनडाउटेडली ये बहुत ही सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन है जो मल्टीलैटरलिज्म को इंश्योर करता है थ्रू इट्स रोल इन एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंज। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव डेलिब्रेशंस। बोला जा रहा है डेलिब्रेशंस जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इट शुड अलाउ इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स और फोकस करना पड़ेगा और सब्सटेंशियल इश्यूज ओवर द प्रोसीजरल मैटर्स। मतलब डेलिब्रेशंस जो है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, राइट, इंश्योर करना पड़ेगा दैट हर एक मेंबर स्टेट का इक्वली पार्टिसिपेशन हो सके। क्योंकि अगर सोचो जैसे मैंने बोला ना हाई लेवल मीट कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर देखिएगा 5 फुल टाइम मेंबर्स है और 10 जो है वो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, राइट। टोटल 15, मतलब 15 का ही बोलबाला चलता है ना। बेसिकली ये 5 का तो बहुत ही ज़्यादा चलता है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना दैट डिफरेंट अदर कंट्रीज वो लोग अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं डेलिब्रेशन शुड बी इंक्लूसिव, राइट। इंक्लूसिव इन द सेंस अगर देखा जाए तो ऐसे डेलिब्रेशंस इंश्योर करने पड़ेंगे जिससे क्या इंश्योर करा जा सके दैट हर एक कंट्री का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, जिससे वो लोग इंक्लूसिव अपने आप को फील कर सके, ठीक है। और इसीलिए बोला जाएगा हमको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एजेंडा को, राइट। और हमें एक्सपैंडिंग एजेंडा को मैनेज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि देयर इज अ नीड टू मेक इट मोर मैनेजेबल थ्रू इफेक्टिव डिस्कशंस। कहीं ना कहीं हमको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा प्रोपोजल्स को। जैसे बहुत सारे प्रोपोजल्स आते हैं, बाइनलाइजेशन, ट्राइनलाइजेशन और एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन एजेंडा आइटम्स, राइट। तो इस टाइप का अगर हुआ भी ना तो भी हर एक मेंबर स्टेट का कंसेंट उसमें बिल्कुल ज़रूरत होना चाहिए, जिससे मेंटेन किया जा सके इंक्लूसिवनेस और इफेक्टिवनेस, राइट। नेक्स्ट IUCN का ये आर्टिकल हम लोगों ने लिया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है पारो स्टेटमेंट। पारो रीजन पता है कहाँ? ये है भूटान में, राइट। तो अभी रिसेंटली सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था भूटान के पारो रीजन में, राइट। और इसीलिए आया ये पारो स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये UPSC, APSC, एनी स्टेट सर्विसेज फॉर दैट मैटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसमें कमिट दिया गया है दैट एडिशनल ऑफ $1 बिलियन आने वाले 10 सालों में इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिससे टाइगर्स जहाँ जहाँ पे भी मिलते हैं जो भी लैंडस्केप में, वहाँ पर इनको जिससे खर्चा दिया जा सके। तो सवाल होता है कौन कौन से रीजन में टाइगर मिलते हैं, विच आर द टाइगर रेंज कंट्रीज। देखो टाइगर रेंज कंट्री की अगर बात करें तो उसमें आता है बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम। इंडिया में अगर बात करेंगे, अगर टाइगर का सेंसस के हिसाब से लास्ट का 2022 वाला सेंसस के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश में यस सबसे ज़्यादा टाइगर है, उसके बाद है कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इनफैक्ट कौन कौन से ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व्स है जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वाला हुआ उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद हुआ कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क, देन कम्स कर्नाटक का नागरहोल का नेशनल पार्क, देन कम्स बंधावगढ़ इन MP एंड दुधवा इन UP, राइट। सो दीज आर द रीजन्स जहाँ पे टाइगर के पॉपुलेशंस के रेट जो है टॉप 1 से 5 के रीजन में, राइट। नाउ टाइगर्स कंजर्वेशन कोएलिशन, ये क्या है टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन? देखो ये एक कोएलिशन है जो क्या लाता है बायोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस के लिए वेरियस जो भी लोग हैं जुड़े हुए, पॉलिसी, फाइनेंस, डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशंस विद अनप्रेसिडेंटेड अलाइनमेंट, जिससे अचीव किया जा सके टाइगर कंजर्वेशन एट स्केल। इसके जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन है? IUCN है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके बाद है द इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फ्लोरा फौना, नेचुरल स्टेट, देन पैंथेरा, ट्रैफिक, UNDP, देन कम्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये सारे इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज परमिसिबल लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स।
FSSAI दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्रिटिसिज्म पेश किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस में है ना MRL को इंक्रीज़ किया है। MRL बोले तो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड्स को इंक्रीज़ किया है। दैट इज़ वाई दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज़। FSSAI जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक एक्ट जो कि 2006 में आया था और इस एक्ट का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। इससे इंश्योर किया जाता है फूड सेफ्टी और हाइजीन इन इंडिया। FSSAI रिस्पॉन्सिबल है फॉर लेइंग डाउन द साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स एंड रेगुलेटिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट, जिससे इंश्योर किया जा सके द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। नेक्स्ट इज पेमेंट एग्रीगेटर। द हिंदू से ये न्यूज़ लिया गया है। पेयू जो कि एक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन उसको मिल गया है जिससे वो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर सके। और पेमेंट एग्रीगेटर्स जो है ये किस एक्ट के अंडर रेगुलेट किए जाते हैं? इस एक्ट का नाम है पेमेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। इससे फ़ायदा ये होगा पेयू के लिए दैट ये जो है ना नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर सकता है उनके प्लेटफॉर्म में। ये एक पेमेंट एग्रीगेटर है जो कि एक थर्ड पार्टी सर्विस से देती है, जो कि अलाउ करता है कस्टमर को दैट वो मेक कर सकता है पेमेंट्स और बिजनेसेस टू एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑनलाइन। पेमेंट एग्रीगेटर जो है ये अलाउ करता है बिजनेसेस को जिससे एक्सेप्ट कर सके वैरायटी ऑफ पेमेंट मेथड, जिसमें डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, कार्डलेस EMI, UPI। आप देखते नहीं हो कैश फ्री नाम का एक प्लेटफॉर्म जो है वो भी क्या करता है, ये भी तो यही है, पेमेंट एग्रीगेटर ही ना है, राइट। नेक्स्ट, मराकेच एग्रीमेंट वाज आल्सो इन न्यूज़, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेमोरेट कर रही है 30th एनिवर्सरी ऑफ मराकेच एग्रीमेंट। मराकेच एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक माइलस्टोन था ग्लोबल ट्रेड कॉर्पोरेशंस में। मराकेच एग्रीमेंट, इसको हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, दैट इज द एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको साइन किया गया था अप्रैल 15, 1994 को। कहाँ पर? मोरक्को के मराकेच में, राइट। और 123 नेशंस के द्वारा साइन किया गया था, जिसमें बिल्कुल एक एग्रीमेंट बना था रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस और स्कोप क्या होना चाहिए, और कोई भी एग्रीमेंट को कैसे निगोशिएट करना है अंडर द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और एग्रीमेंट को कंक्लूड किया गया था उरुग्वे राउंड के दौरान। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया था जनवरी 1, 1995 में। बट जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ, ये एग्रीमेंट जो है ये साइन कब किया गया था? अप्रैल 15, 1994। तो अभी कितना साल हो गया? 1994, 2024, 30 साल तो हो गया ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको कॉमेमोरेट किया जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आई होप दैट यू शुड रिमेंबर दिस एज वेल, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा दैट हाउ डिड यू फील अबाउट दिस। चलो, बाय बाय, टेक केयर।